अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाया जा सकता है स्पीड इंक्रीज करके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाकर, नन। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाकर। देखिए टार्क जो होता है, चलिए टार्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए जो टार्क होता है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के, ठीक है। और कॉस फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, और फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के, आर्मेचर करंट के, ठीक। आर्मेचर करंट क्या है? हमें I2 करंट होगी, ठीक है। आर्मेचर करंट क्या होगा? I2 करंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे वोल्टेज आपका हो जाएगा EMF, तो E2 I2 cos फाई। जो टार्क होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई होगा, ठीक। अच्छा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 को हमने ऐसे रखा, ठीक। I2 वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 अपॉन Z2 हो जाएगा, है ना। I2 क्या है? रोटर की करंट है, ठीक। तो R, ठीक, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 बाई Z2 हो जाएगा, ठीक। और जो I2 वैल्यू क्या हो जाएगी? और यहां पे जो बेटा I2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? E2 अपॉन Z2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आपको टार्क का इक्वेशन क्या मिल जाएगा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर R2 अपॉन Z2 स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। R2 क्या आपका? रोटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रोटर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टार्क किस पे डिपेंड कर रहा है? रोटर के रेजिस्टेंस पे। तो रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो टार्क क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, या EMF, ठीक। देखिए रोटर में विकसित टार्क किसके समानुपाती होता है? ठीक है। देखिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन करिए उसका कर दीजिए, ठीक। देखिए जो टार्क होता है वो क्या होता है? पाई आई ए कॉस ये होता है। आपने ये पढ़ा होगा किसमें? डीसी मोटर पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? लेकिन कॉस फाई नहीं होता उसमें, ठीक है, ये होता है, ठीक। ठीक, अब जैसे क्या होता था संट में? क्या हो जाता था संट में? ये कांस्टेंट हो जाता था, तो क्या होता था? आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यही तो होता था। ये डीसी संट में होता है, संट मोटर में। और सीरीज में क्या होता था? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के हो जाता था, तो क्या होता? आर्मेचर स्क्वायर हो जाता था ना, हो जाता था ना। याद आया कुछ बबुआ? याद हुआ? जब वो संट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता था? ऐसे होता था सीधे, ठीक। और सीरीज का यूं होता था, यूं चलता था। याद आया कुछ? ठीक। ये किसमें है आपका? डीसी सीरीज में। अब इसमें क्या होता है? जो टार्क होता है वो क्या होता है? V2 I2 cos फाई होगा, क्लियर है, ठीक। अब इसमें जो टार्क होगा इसको हमने E2 कह दिया क्योंकि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? EMF पे होगा, ठीक। अच्छा, I2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? E2 अपॉन Z2 आएगा बाय द ओम्स लॉ, और cos फाई क्या आ जाएगा? R2 बाई Z2, ये हुआ। तो आपका टार्क कितना आया?
कितना हो रहा है यहाँ पे? तो टार्क अपना कितना आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ये हुआ। तो इस इक्वेशन से क्या बना? ये आपका स्टार्टिंग टार्क हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्टार्टिंग टार्क, जब रोटर का आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर हो जाएगा, T फॉर स्टार्टिंग टार्क, और ये आपका रोटर ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग टार्क होगा। एक होता है यहाँ पर रनिंग टार्क, एक आपका क्या होता है? रनिंग टार्क। रनिंग टार्क क्या होगा? यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, तो टी आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S E2 स्क्वायर R2 बाई Z2। ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रोटर में विकसित टार्क, स्टार्टिंग टार्क की बात कर रहा है। ठीक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ई को हम वी भी कह सकते हैं, लगभग सेम ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, V स्क्वायर आ जाएगा। जो टार्क होगा वो V स्क्वायर के समानुपाती होगा, या अगर यहाँ पे R2 दे देता तो R2 होता। ठीक है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग डैश डैश एक दूसरे से विस्थापित है। देखिए पहले देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है वो थ्री फेस होती है। ठीक। तो थ्री फेस क्या, मान लीजिए ये आपकी पहली वाइंडिंग हो गई, ये आपकी दूसरी वाइंडिंग होगी, आपकी तीसरी वाइंडिंग होगी, ये आपका R, ये आपका Y, ये आपका B। ये जो वाइंडिंग होगी एक दूसरे कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब स्टेटर पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक। जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NS इक्वल टू 120 F/P। ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की दक्षता ट्रांसफार्मर की तुलना में होती है। ठीक है। चलिए दक्षता से याद आया, चलिए दक्षता के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए इंडक्शन मोटर की जो दक्षता होगी ट्रांसफार्मर से क्या होगी? कम होगी। ठीक है। ट्रांसफार्मर ऐसी मशीन है जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक। देखिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है? 95% से लेकर 98%, कुछ बुकों में आपको 99% भी मिलेगा। आइडियल ट्रांसफार्मर की 100%। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50 से 70%। ठीक है। इंडक्शन मोटर की 80 से 90%। ठीक। डीसी मोटर की 35% अप्रॉक्स, 35 से 50%। ठीक। ये परसेंटेज आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए बहुत ही रोचक क्वेश्चन है ये। कह रहा है मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की शर्त क्या है? तो स्टार्टिंग टार्क जो होता है, देखिए दो टार्क होते हैं, एक रनिंग टार्क होता है, एक स्टार्टिंग टार्क होता है। तो जो स्टार्टिंग टार्क है वो कब मैक्सिमम होगा? इसकी ये कंडीशन पूछ रहा है, जब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के रिएक्टेंस के बराबर हो,
रोटर का रेजिस्टेंस स्टेम रोटर रिएक्टेंस के बराबर R2/X2 बड़ा हो 1 से, या SR2 बराबर हो HT के। देखिए ये जो कंडीशन है आपकी, ये मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन है। ये जो कंडीशन है आपकी मैक्सिमम रनिंग टार्क की कंडीशन है। रनिंग टार्क की कंडीशन है ये, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, TS इक्वल टू K टाइम्स E स्क्वायर R2/Z2 स्क्वायर, ये आपका स्टार्टिंग टार्क होगा, ठीक। और जो आपका रनिंग टार्क होगा TR, वो क्या होगा, K टाइम्स S यहाँ लगा लेना E2 R2/Z2। चलिए एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं, स्टेटर और रोटर में स्लिप का अंतर होता है, ठीक है। स्टेटर और रोटर में किसका अंतर होता है, स्लिप का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो रोटर का ईएमएफ होगा वो एस टाइम ऑफ E1 होगा, ठीक है। ये समझ लीजिए आपको ही पता होना चाहिए, रोटर में जो ईएमएफ होगा वो एस टाइम ऑफ स्टेटर के ईएमएफ के बराबर होगा, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होगी रोटर की वह एस टाइम ऑफ एफ एस के बराबर होगी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के एस टाइम बराबर होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, और क्या बात करें, जो I2 की बात करें वो क्या होगा, एस टाइम ऑफ I1 होगी, ठीक। चलिए अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक। तो क्या रहेगी, 50 हर्ट्ज ही होगी, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। देखिए 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, बताओ मोहित, किसको करेंगे, स्टार डेल्टा 20 HP है। अच्छा ये देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। 20 HP या इससे ऊपर की जो मोटरें होंगी वो आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। स्टार डेल्टा जो होती है आपकी, ये 15 HP से कितना था, 15 HP था ना, 10 HP 15 HP 15 से 20 HP था ये। हाँ 15 से। थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। और जो डोल स्टार्टर है ये आपका 3 HP से 5 HP, ठीक है। देखिए इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप का कर्व कैसा होता है, ठीक है। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। तो देखिए जो स्लिप और टार्क का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कर्व होता है, वो क्या होता है, पैराबोला होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। स्ट्रेट लाइन का आपका ओम्स लॉ होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 8। देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है।
और 1 किलोबाइट्स में 1 KB 1 किलोबाइट्स में 1024 क्या होते हैं, बाइट बाइट होंगे। KB है बाइट। ठीक, अच्छा, और 1 मेगाबाइट में कितना होगा? 1 मेगाबाइट नहीं आया, 1 किलोबाइट बिट बाइट। हाँ 1 मेगाबाइट में 1000 किलो KB 1024 KB केबी किलोबाइट। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछता है। ठीक है, और 1 गीगाबाइट में कितना होता है? 1000 1 गीगा बाइट में 24 मेगाबाइट 1024 MB मेगाबाइट। मेगाबाइट। ठीक, अच्छा, 1 टेराबाइट में कितना होता है? एक गीगा का बाइट क्या आएगा, टेराबाइट आएगा ना। 1024 GB। एक आ जाएगा 1024 GB। टेराबाइट जोटाबाइट होता है, योटाबाइट। उसके बाद आता है आपका जोटाबाइट। पेटाबाइट, अच्छा पेटाबाइट। TB। इसमें क्या हो जाएगा 1024 TB टेराबाइट। TB टेराबाइट। फिर आएगा जोटा। फिर एक्साबाइट आता है, 1 एक्साबाइट। इसमें होता है 1024 TB। ठीक, और उसके बाद आता है आपका जेटाबाइट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जेटाबाइट, मतलब 1 ZB। 1 ZB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 1024 एक्साबाइट। EB कर दो। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका योटाबाइट। योटाबाइट। ठीक है, 1 YB इक्वल टू हो जाएगा 1024 ZB। तो ये सब आपको बच्चों पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल एग्जाम कहीं से भी पूछ सकता है, समझ रहे हो। जो आपका पेपर बनाते हैं वो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका पेपर कहीं से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं सब याद कर लीजिए। ठीक है।